चैट जीपीटी 570 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा पे ट्रेंड है। इमेज या वीडियो नहीं भाई, इमेज और वीडियो में तो 570 GB मतलब हाँ ठीक है समझता है, बट टेक्स्ट डेटा में 570 GB। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि अचानक से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड इतना ज़्यादा बूम कैसे कर रहा है। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि चैट जीपीटी, डैली 2 और हर जगह ये प्रोडक्ट्स यूज़ भी होने लगे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैं ना कोरा पे पहुंचा कुछ क्वेश्चन सर्च करते हुए, एंड मैंने देखा यार वहाँ पे वो लोग भी एआई का यूज़ करके आंसर्स जनरेट करने लगे हैं। कोरा तो एक ऐसी वेबसाइट थी ना जहाँ पे लोग क्वेश्चन लिखते थे और एक्चुअल लोग उसका आंसर देते थे, पर अब वहाँ पे एक एआई का चैटबॉट भी आ चुका है जो आंसर देता है। कौन सी जड़ी बूटी ऐसी मिल गई इन कंपनीज को कि अचानक से इतने ज़्यादा एआई के प्रोडक्ट्स निकलने लगे हैं। पिछले 50 साल से तो कुछ नहीं हो रहा। तो हे गाइस, मैं हूँ तरुण एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। मैं कौन होता हूँ? तो देखो, मैं कोई एआई रिसर्चर नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बट करेंटली मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ एंड मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में एआई का यूज़ भी किया है। सो आई नो अ थिंग और टू अबाउट कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। इस वीडियो में मैं टॉप 5 रीजंस देने वाला हूँ कि अचानक से ये एआई की फील्ड में बूम कैसे स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक वीडियो होने वाली है एंड इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी कहानी समझा दूंगा मैं। रीजन नंबर 1, एल्गोरिदम्स। तो देखो यार, न्यूरल नेटवर्क्स ना 1950s में ही इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क एक एल्गोरिदम है जो कि काफ़ी हद तक हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह मॉडल होती है, जिसमें एक नोड को हम एक न्यूरॉन से भी कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन में होता है। और ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसमें इनपुट और आउटपुट के भी नोड्स होते हैं। मान लो अगर मैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूँ जो कैट्स की और डॉग्स की इमेजेस एज इनपुट ले और मुझे बता दे कि ये कैट है कि डॉग, तो इस न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट पर मैं 2 न्यूरॉन्स डाल सकता हूँ और जिस भी न्यूरॉन की हायर वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो फोटो कैट की थी या डॉग की थी। और ना आजकल मेजॉरिटी एआई मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स पे ही बेस्ड होते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं और चैट जीपीटी भी न्यूरल नेटवर्क ही यूज़ करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क जैसे एल्गोरिथम्स पहले से ही हैं, तो चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स को आने में इतना टाइम क्यों लग गया? ये पहले क्यों नहीं डेवलप हुए? तो देखो, न्यूरल नेटवर्क्स ना काफ़ी टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर आपको इमेज आइडेंटिफिकेशन जैसा कोई टास्क करना है तो आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी कि CNN यूज कर सकते हो। ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो 1980s में प्रपोज किया गया था। तब से अब तक ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं एंड ये ना इमेज क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के टास्क में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट। इनकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें ना, तो आपने देखा होगा जब आप फ़ोन से कोई फोटो लेते हो तो आपके फेस के अराउंड बाउंडिंग बॉक्स बन के आ जाते हैं, राइट? वो काम एक CNN कर सकता है अगर आप उसे एक ह्यूमन फेस डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दे दो। या इनफैक्ट आजकल जब हम अपने स्मार्टफोन से कोई फोटो लेते हैं तो अगर हम मून की फोटो ले रहे हैं तो कैमरा हमारा डिटेक्ट कर लेता है एआई के थ्रू कि हम मून की फोटो ले रहे हैं और फिर उस फोटो में वो कलर वेरिएशंस करता है, ब्राइटनेस वगैरह सब एडजस्ट करता है सच दैट कि जब मून की फोटो हम खींचे तो वो अच्छी दिखे। एंड सिमिलरली अगर हम पहाड़ों की फोटो खींच रहे हैं तो वो भी डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, माउंटेन्स वगैरह की फोटो ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वो सारे एडजस्टमेंट्स कर लेता है। ये सब चीज़ें CNN के थ्रू पॉसिबल है। तो इमेजेस और फोटोज़ के लिए ना अपना पूरा सीन सॉर्टेड है। पर जब बात आती है ना एप्लीकेशंस जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, तो इन सभी एप्लीकेशंस में हमें टेक्स्ट एज इनपुट लेना होता है, इमेज नहीं। तो इस केस में CNN इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। पर जब टेक्स्ट को एज इनपुट लेने की बात आती है ना, तो ऐसा कोई न्यूरल नेटवर्क नहीं था जो इस काम को बहुत ही अच्छे से कर ले। RNN यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे थे इस एप्लीकेशन के लिए कुछ साल पहले तक, पर इनकी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अब मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्या लिमिटेशंस हैं, पर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा स्लो है। चैट जीपीटी 570 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा पे ट्रेंड है। इमेज या वीडियो नहीं भाई, इमेज और वीडियो में तो 570 GB मतलब हाँ ठीक है समझता है, बट टेक्स्ट डेटा में 570 GB। अगर वो RNN यूज़ कर रहा होता ना तो उसको एक जन्म लग जाता ट्रेन होने में। पर रीसेंट डेवलपमेंट्स इस फील्ड में 2017 में हुई जब गूगल ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस पेपर में उन्होंने एक नए टाइप का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। ये न्यूरल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा एंड मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। बस इतना ही समझाऊंगा।
अब क्यों एफिशिएंट है वो समझाने चला गया तो वहीं आधे लोग सो जाएंगे। और जो चैट जीपीटी है ना वो ट्रांसफॉर्मर्स ही यूज़ करता है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि चैट जीपीटी का सक्सेस करा सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए भी काफ़ी मतलब जुगाड़ लगाई गई एंड काफ़ी मतलब मेहनत की है लोगों ने, ठीक है। बट ऑब्वियसली आई हाईली डाउट कि अगर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं इंट्रोड्यूस होते तो शायद चैट जीपीटी नहीं होता। वैसे हम बोल सकते हैं कि ओपन एआई ने गूगल की थाली में ही खा के उसी थाली में छेद कर दिया। और DALL-E 2 जो ओपन एआई का प्रोडक्ट है जिसमें टेक्स्ट डालते हैं तो इमेज आती है, वो एक न्यूरल नेट आर्किटेक्चर यूज करता है जो ओपन एआई ने ही इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है क्लिप। तो भाई कमेंट सेक्शन में कोई भी ओपन एआई को चोर नहीं बोलेगा, ठीक है, मेहनत कर रही कंपनी। रीजन नंबर 2 है डेटा। तो देखो यार, ये जो एआई एल्गोरिथम्स होती है ना, ये चाहे कितनी एडवांस कितनी ही बढ़िया बना दो तुम, पर ये तब तक रिजल्ट्स नहीं देंगी जब तक तुम ऐसे इनफ डेटा नहीं फीड करोगे ट्रेन करने के लिए। और इनफैक्ट पहले तो हमारे पास इतना डेटा था भी नहीं, पर आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 2000 से 2015 के बीच में पूरी दुनिया ने जो डेटा प्रोड्यूस किया है ना, उससे ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस हुआ है सिर्फ उसके अगले 3-4 सालों में। चाहे वो डेटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो, वीडियो हो या इमेजेस हो, हर तरीके का डेटा एक्सप्लोड हुआ है इंटरनेट की वजह से। और जब इतने सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ किसी एआई एल्गोरिथम को ट्रेन किया जाता है ना, तो उसका रिजल्ट एक जादू से कम नहीं लगता है। थर्ड रीजन है कंप्यूट। और मान लो तुम्हारे पास अब टेराबाइट्स ऑफ डेटा आ चुका है, तुम्हारे पास एल्गोरिथम भी टॉप नॉच आर्किटेक्चर है, ठीक है, पर इतने सारे डेटा पे अपनी एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए कंप्यूट भी तो लगेगा, वो चाहे इन फॉर्म ऑफ सीपीयू हो या फिर जीपीयू। तो हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर्स पहले कितने ज़्यादा फास्ट थे। एक्चुअली काफ़ी बड़ा बॉटलनेक था जिसकी वजह से एआई फील्ड ग्रो भी नहीं कर रहा था। मुझे तो लगता है अगर चैट जीपीटी जैसा मॉडल 1980s के किसी कंप्यूटर पे ट्रेन हो रहा होता ना, तो उसको शायद ज़्यादा नहीं बस 1 लाख साल तो लग जाते हैं। अब हमारे कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा तेज़ी से इस फील्ड में एडवांसमेंट्स देखने को मिल रही हैं। एक और चीज़, पहले ना सिर्फ बिग टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, अमेजोन या एप्पल के पास ही कंप्यूट रिसोर्सेज थी, इतने सारे सर्वर्स हैं लोगों के पास कि ये लोग रिसर्च करना अफोर्ड कर सकते थे। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद ना अब कोई एक छोटा सा स्टार्टअप भी सर्वर्स रेंट करके अपने एआई वर्कलोड चला सकता है। अब इससे उन्हें सर्वर्स खरीदने की और मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से अब छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी एआई की फील्ड में इनोवेट करने लगे हैं और ये कंप्यूट ओवर टाइम एफिशिएंट और चीप दोनों ही होते जा रहे हैं। फोर्थ रीज़न है इन्वेस्टमेंट्स। अब सीधी सी बात है यार, इंसान को तुम पैसे नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एआई के फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्यूज़ हुई हैं एंड मुझे लगता है ना ये बहुत ही बड़ा रीज़न है इस फील्ड की ग्रोथ का भी। पहले कंपनीज शायद कुछ ही अमाउंट इन्वेस्ट करती थी एआई प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए, पर अब तो हर कंपनी एआई प्रोडक्ट्स बनाने की रेस में लग चुकी है, जिसकी वजह से इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। टॉप रिसर्चर्स को हायर किया जा रहा है एट वेरी हाई अमाउंट ऑफ सैलरीज एंड उसकी वजह से इनोवेशन फॉलोज। फिफ्थ रीजन है चीप स्टोरेज। ये रीजन काइंड ऑफ रिलेटेड है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसे कहीं स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो यार, स्टोरेज बहुत ज़्यादा चीप होता जा रहा है ओवर टाइम एंड इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद तो अब कोई भी स्टोरेज रेंट भी कर सकता है। अब चाहे तुम्हें जितनी भी एल्गोरिथम्स ट्रेन करनी हो, उसके लिए जितना भी डेटा लगे, स्टोरेज इज नॉट द प्रॉब्लम। अब देखो यार, मैं कोई नॉस्ट्राडेमस तो हूँ नहीं जो मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूँ, पर मुझे लगता है ना कुछ सालों में एक ऐसा टेक ट्रेंड आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। पहले इंटरनेट आया, फिर स्मार्टफोन्स आए एंड अब मुझे लगता है द नेक्स्ट बिग थिंग इज प्रॉबेबली एआई। चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही एंड वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।